आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे युग्मक जनन। अगर हम इसको अंग्रेजी में देखें तो बोलेंगे गैमिटोजेनेसिस। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जेनेसिस का मतलब उत्पन्न होना, गैमिटो मतलब गैमीट का, यानी गैमीट का जन्म होना जेनेसिस है। इसी को हिंदी में बोलेंगे युग्मक जनन। जनन मतलब जन्मना, जन्म जैसे, तो युग्मक का जन्म होना युग्मक जनन। तो देखिए, प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय, युग्मक जनन यानी गैमिटोजेनेसिस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। जाहिर सी बात है कि जैसा हमने समझा कि जनन का मतलब जन्मना, और चूंकि युग्मक है तो युग्मक का जन्मना यानी युग्मक का जन्म लेना, यानी वो प्रक्रिया जिसके द्वारा युग्मक बनेगा उसको युग्मक जनन या अंग्रेजी में गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं। अब इसके लिए हमने मेल और फीमेल जो भी हैं, नर और मादा, पुरुष और महिला जिसे कहेंगे, तो देखिए पुरुषों में वृषण यानी टेस्टिस और स्त्रियों में अंडाशय यानी ओवरी, ये गैमिटोजेनेसिस विधि द्वारा उत्पन्न नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। तो कुल मिलाकर के युग्मक जनन यानी गैमिटोजेनेसिस मेल में अगर देखा जाए तो वृषण यानी टेस्टिस में, और फीमेल में देखा जाए तो अंडाशय यानी ओवरी में निर्माण होता है। किसका? गैमीट का। अब जो मेल गैमीट है उसे हम लोग स्पर्म भी कहते हैं, शुक्राणु, और फीमेल गैमीट को हम ओवम भी कहते हैं यानी अंडाणु। तो ये चीज तो हमको पता है और जानते भी हैं, न जानते हो तो अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए, कह रहा है कि वृषण में और अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो इमैच्योर जर्म सेल होती हैं, अपरिपक्व यानी इमैच्योर, कहाँ पर? टेस्टिस में। तो टेस्टिस में यानी वृषण में अपरिपक्व यानी इमैच्योर जो मेल जर्म सेल्स हैं, जिनको हम शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं बहुवचन में। इसको थोड़ा अंग्रेजी में देख लें। स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम, एक वचन स्पर्मेटोगोनियम है और बहुवचन स्पर्मेटोगोनिया है। तो ये क्या है? ये जर्म सेल है, मेल जर्म सेल, यानी इन्हीं से गैमीट का निर्माण होगा, मेल गैमीट का, जिसको हम स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। तो वही कह रहा है कि वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं, जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं बहुवचन में, एक वचन में स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, ये शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं, जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है। किशोरावस्था का मतलब प्यूबर्टी के समय से। तो इसको ध्यान देना है कि टेस्टिस में मेल जर्म सेल्स होती हैं, जिनको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं बहुवचन में, और एक वचन में स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। तो एक क्रिया होती है जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, हिंदी में शुक्र जनन कहते हैं, उसी के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया कब शुरू होती है? जब प्यूबर्टी की स्टेज शुरू होती है, यानी किशोरावस्था से। शुक्र जनन नलिकाओं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन, जिसको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, समसूत्री विभाजन यानी माइटोटिक डिवीजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं।
तो ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से बात को समझना है। देखिए, मेल फीमेल, तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा मेल है यानी पुरुष है, उसमें भी 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं, और महिला में भी 46 होते हैं। अब ये 46 से 23 बनते हैं स्पर्म में, स्पर्म में 23 और ओवम में भी 23, यानी महिला में अंडाणु बनेगा तो उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, पुरुष में शुक्राणु बनेगा तो उसमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे। ये जब आपस में मिलेंगे तो फिर 46 हो जाता है, इसलिए बच्चे में 46 होते हैं। 46 हम में भी हैं, तो जो बच्चा बनना चाहिए उसमें भी 46 रखना है, ताकि नेचर का नियम टूटे ना, जैसे चलता है उसी हिसाब से चलता रहे। तो चूंकि ये 46 क्रोमोसोम जो हैं, तो इनमें देखिए जब स्पर्मेटोगोनिया जो है तो उसमें समसूत्री विभाजन होता है। ये 23 बने मियोटिक डिवीजन द्वारा, मियोटिक डिवीजन, DEVISION, मियोटिक डिवीजन द्वारा, ठीक ना। मियोटिक का हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, यानी क्रोमोसोम सूत्र के रूप में रहते हैं, उनका आधा हो जाना। तो मियोटिक डिवीजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन यानी आधा हो जाना, ठीक। अब देखिए, अभी जब स्पर्मेटोगोनियम है तो अभी कह रहा है इसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन होगा तो जाहिर बात है 46 के 46 ही रहेंगे। तो देखिए, वही कह रहा है कि शुक्र जनन नलिकाओं, जिनको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, कि भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु जन समसूत्री विभाजन, जिसको माइटोटिक डिवीजन अंग्रेजी में कहते हैं, द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। चूंकि संख्या में वृद्धि करना है, इसलिए अभी यहाँ पर समसूत्री यानी माइटोटिक डिवीजन ही होगा। अब देखिए आगे, प्रत्येक शुक्र जनन द्विगुणित होता है। आ गई वही बात, ये जो 46 है हमारा 2n है, द्विगुणित, ये भी 2n है, ये क्या है, ये n है, ये भी n है। अगुणित, इसको द्विगुणित, डिप्लॉयड, ये हेप्लॉयड। अंग्रेजी शब्द भी समझते जाइए ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित, हेप्लॉयड मतलब अगुणित। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक शुक्राणु जन यानी कि स्पर्मेटोगोनियम जो हमारी होती है वो डिप्लॉयड होती है। इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, जैसा हमने आपको बताया। कुछ शुक्राणुओं में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण यानी मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अलग कलर से करिए कि कुछ शुक्राणु जनों में समय समय पर अर्धसूत्री यानी मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। ध्यान दीजिए, स्पर्मेटोगोनियम अपनी संख्या में वृद्धि सूत्री विभाजन द्वारा करती हैं यानी मियोटिक डिवीजन द्वारा, और स्पर्मेटोगोनियम जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं तो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं यानी मियोटिक डिवीजन। ध्यान दीजिए, तो जब संख्या में वृद्धि होती है स्पर्मेटोगोनियम में तो क्रोमोसोम 46 ही रहते हैं, क्योंकि समसूत्री विभाजन है, माइटोटिक डिवीजन है। लेकिन जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है तो चूंकि स्पर्मेटोगोनियम में अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी मियोटिक डिवीजन होता है, तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है इसमें क्रोमोसोम n हो जाते हैं, यानी 46 का आधा 23 हो जाता है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोश का प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, जिसको न्यूनकारी विभाजन
भी कहते हैं, क्योंकि 46 से 23 हो रहे हैं, इससे कम हो रहे हैं, इसलिए न्यूनकारी विभाजन भी बोलते हैं, को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करती है, यानी दो हेप्लॉइड बन जाती हैं सेल, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, स्पर्मेटोगोनिया जो है में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण यानी मियोटिक डिवीजन होता है, जिनको प्राइमरी शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रथम अर्धसूत्री विभाजन यानी न्यूनकारी विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित यानी हेप्लॉइड कोशिकाओं की रचना करते हैं, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ वो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, हिंदी वाली में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो कह रहा है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ा लेती है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, जो स्पर्मेटोगोनियम होती है ये डिप्लॉयड होती है, एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि केवल संख्या बढ़ी है और समसूत्री विभाजन हुआ यानी 46 का 46 ही रहेगा। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस। कह रहा है कि कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है जिनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, उनमें पीरियडिकली मतलब क्रमशः अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इस अर्धसूत्री विभाजन के बाद कह रहा है कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसको रिडक्शनल डिवीजन हिंदी में न्यूनकारी विभाजन कह रहा था, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हेप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो क्या होता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इससे क्या होता है कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन इसको कहते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हेप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी कुछ हो जाती हैं इसी स्पर्मेटोगोनियम में, उनमें फिर रिडक्शनल डिवीजन होता है, न्यूनकारी विभाजन, जिससे दो इक्वल अगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती। तो इसको ध्यान देना, हिंदी वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हिंदी वाले में ये कह रहा है कि कुछ शुक्रजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण यानी मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे जिनको प्राइमरी शुक्राणु कोशिका कहते हैं। मतलब प्राइमरी शुक्राणु कोशिका बनने के लिए नहीं होता अर्धसूत्री विभाजन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे हमारी क्या बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, और ये इनमें नंबर हेप्लॉइड होता है, ये ध्यान देना है। जैसे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें 46 क्रोमोसोम है। इसी स्पर्मेटोगोनिया में कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जैसे काम करती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जैसे काम करती हैं। अब इनमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, इनमें रिडक्शनल डिवीजन होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये 46 देखिए ये भी है, तब ये 23 दो भागों में बट जाती हैं इस तरह से। ये हेप्लॉइड नंबर है,
ये डिप्लॉयड नंबर है, ठीक ना। अब देखें यहाँ पढ़ने में समझ में आ रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, ऐसा नहीं है। इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया जिनमें 46 क्रोमोसोम है, कुछ ऐसी होती हैं जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह काम करती हैं, और उनमें फिर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो हेप्लॉयड हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती, ये है खेल, तो इसको समझना है। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि अब अगुणित हो गई, पहले द्विगुणित थी 46। दो देखिए क्रोमोसोम जो होता है उसमें ऐसे ऐसे दो रस्सी के फंदे जैसे होते हैं, तो ये पूरे 46 रहते हैं। अब ये रस्सी के फंदे जब अलग हो जाएंगे तो भी आधे हो सकते हैं, और 46 के आधे आधे चले जाएं, 23-23 जोड़ा, तो भी आधे हो सकते हैं, दोनों बातें। अब देखिए क्या होता है, कह रहा है कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बार अगुणित शुक्राणु प्रसूति यानी स्पर्मेटिड पैदा करते हैं। अब देखिए जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें अब क्या होता है कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बार अगुणित शुक्राणु प्रसूति यानी स्पर्मेटिड पैदा करते हैं। अभी चित्र देख रहे हैं 2.5, तो यही कह रहा है कि प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, इसमें दूसरी बार फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 से अब 4 बन जाते हैं हमारे पास। यहाँ पर देखिए फिर थोड़ा सा गड़बड़ लिख रहा, समझ में आ रहा है। अब इसको फिर देखते हैं। देखिए कह रहा है द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट व्हिच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। दोबारा फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 बन जाती हैं, ये कहने का मतलब। यही बात हिंदी वाली में भी लिखा है, लेकिन अब 23 में अर्धसूत्री विभाजन, भाई 46 से तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 23 बन गई। अब 23 में अगर अर्धसूत्री यानी मियोटिक डिवीजन होगा तो 23 का आधा हो जाएगा ना, तो इस प्रकार नहीं है। फिगर में हम देखते हैं तब समझ में बात आएगी। फिगर हमारा कहाँ है, 2.5। तो देखिए इसमें कुछ वैसा नहीं दिया है, केवल फिगर बना दिया है, तो फिगर के हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे, और इंग्लिश वाली बुक से समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो बात यहाँ पर नहीं समझ में आएगी जो आप जानना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 2 बार मियोटिक डिवीजन होता है तो 23 बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, जो जर्म सेल जिसको बोलते हैं, मेल जर्म सेल कहेंगे। फिर ये देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, फिर इससे स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड, और फिर ये स्पर्मेटोजुआ जब चलने लगता है तो स्पर्मेटोजुआ या इसी को स्पर्म कहते हैं। तो देखिए स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजुआ। ये क्रम सीधा नीट में आपसे पूछ लेगा, क्रम बताइए, वहीं आप फंसेंगे, तो ये क्रम याद रखिएगा, हो सकता है आगे इसमें दिया हो। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। ये खुद कह रहा है कि जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बार अगुणित शुक्राणु प्रसूति यानी स्पर्मेटिड पैदा करते हैं। चित्र 2.5। अब ये 23 है, अब इसमें फिर अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 23 का आधा हो जाएगा,
जबकि अगुणित यानी 23 ही है। तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, अभी आगे आएगा तो फिर समझ में आएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मिस्टेक समझ में आ रहा है, इसीलिए फिगर बना देने में बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है, अगर इसको सही से समझें तो स्पष्ट होगी कुछ बातें। तो देखिए एट प्यूबर्टी यानी यौनावस्था की शुरुआत में, जिसको किशोरावस्था कह रहा था, तो किशोरावस्था न कह के यौनावस्था कहिए तो ज़्यादा क्लियर होता है। तो यहाँ पर देखिए स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें क्या हुआ कि अर्धसूत्री विभाजन न होके समसूत्री विभाजन हुआ संख्या बढ़ाने के लिए। तो अगर इसमें 46 गुणसूत्र हैं तो 46 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि माइटोटिक डिवीजन है यानी समसूत्री विभाजन। इसके बाद देखिए समसूत्री विभाजन करके इन्हीं में से कुछ कोशिकाएं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का काम करती। इनमें क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। जब पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जैसे बात है कि 46 था तो 23 हो गया। तो 23 हो करके जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो ये 23 हो गई, ठीक ना। यहाँ पर 23 हुई, 23 जब हो गई तो कह रहा आप 23 हो करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। इनमें देखिए 23 है, 23। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ। अब देखें यहाँ पर द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन, यहीं पर मिस्टेक है। जब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 23 का फिर आधा होना चाहिए ना, लेकिन फिर 23 कह रहा है, तो सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन होना चाहिए। परंतु अब देखिए लिखा है तो अब क्या कहा जाए। तो यहाँ पर देखिए 23 है, यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, फिर सेकेंड, तो ये फिर 23 बना रहा है। इसका मतलब ये माइटोटिक होना चाहिए। फिर डिफरेंशिएशन हुआ, सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बन गई, स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन हुआ यानी परिवर्तन हुआ, डिफरेंट हो गया पहले वाले से, तो स्पर्मेटोजुआ बन गया। इसी को स्पर्म कहते हैं। तो ये चीज ध्यान देना। तो ये फिगर हमने देख लिया, और फिगर में इन चीज को ध्यान देना है। यहाँ पर जो लिखा गया है कि 2 बार मियोटिक डिवीजन हो रहा है लेकिन संख्या 23 ही बन रही है। इसका स्पष्टीकरण हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, अभी इसको पूरा पढ़ लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि शुक्राणु प्रसूओं यानी स्पर्मेटिड में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ये जो स्पर्मेटिड बने, शुक्राणु बनने के पूर्व, शुक्राणु प्रसू जिनको कहते हैं, मतलब शुक्राणु बनने के पूर्व यानी स्पर्मेटोजुआ बनने के पहले कितनी होनी चाहिए। तो शुक्राणु प्रसू यानी स्पर्मेटिड रूपांतरित होकर शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ध्यान दीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना है या स्पर्मेटिड से स्पर्मोजुआ का बनना है, स्पर्मेटोजुआ का। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में जर्म सेल से, जिसको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, उससे स्पर्म का बनना है। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही आपसे पूछेगा और आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए स्पर्मेटोगोनियम, गोनिया कह दे बहुवचन, यानी ये वाली जो है, ये जो है स्पर्मेटोगोनिया है। अंग्रेजी वाली बुक में लिखा था, हिंदी वाले में नहीं लिखा है। एक को गोनियम कह देंगे। इससे अगर स्पर्म बनता है तो क्या बोलते हैं,
माइटोजेनेसिस। ठीक ना। अब देखें, और अगर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है तो स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन कहते हैं। इसको इस फिगर से और अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। इस फिगर से देखिए, इस फिगर में यहां से लेकर के ये जो पूरा हो रहा है, मतलब इससे ये बनने तक जितनी प्रक्रिया, और ये पूरी क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म इसी को कहते हैं। मतलब इससे इसका बनना स्पर्मियोजेनेसिस है। स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस है, और स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस। गलती नहीं करना है, यही पूछेगा और गलती आप लोग कर देंगे, नीट का एक सवाल गलत हो जाएगा। तो जो बारीकियां हैं वो हम आपको बताते चल रहे हैं। शुक्राणु जनन यानी स्पर्मियोजेनेसिस के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित यानी एम्बेडेड हो जाता है, और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्र जनन नलिकाओं से यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मोचित यानी रिलीज होते हैं, इस प्रक्रिया को वीर सेचन यानी स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। तो ध्यान दीजिए, तीन बातें यहां पर आ गई, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। तीन शब्द हैं, तीनों के बारे में आप यहां पर लिख लीजिए, इनको समझ लीजिए। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, तीन शब्द हैं, तीन से यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्पर्मिएशन का क्या मतलब है कि शुक्राणु शुक्र जनन नलिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सेमिनिफेरस डक्ट से मोचित यानी रिलीज होते हैं, तो रिलीज होने की प्रक्रिया को वीर सेचन या स्पर्मिएशन कहते हैं। ध्यान दीजिए। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यानी यौनावस्था से आरंभ होती है, प्यूबर्टी से, क्योंकि इस दौरान गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GnRH कहेंगे, के श्रवण में काफी वृद्धि हो जाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट विषय बन गया। ये भी पूछा जा सकता है कि किशोरावस्था या यौनावस्था में ही क्यों ये प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसी समय गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा मात्रा में काफी श्रावण में सिक्रीशन में काफी वृद्धि हो जाती है। और गोनाड का मतलब ही है जनन अंग, तो जनन अंग से स्पर्म या ओवम के रिलीज होने की बात हो रही है, स्पर्म के रिलीज होने की बात हो रही है, इसलिए उसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आपको याद होगा कि यह एक आदर्श चेतक यानी हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, वहीं से सिक्रीट होता है GnRH हार्मोन, जिसको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। अब ये पार्ट जो ब्रेन में है, इसके बारे में जब वो चैप्टर आएगा तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्र पीयूष ग्रंथि यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है, तथा दो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जिनको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं LH, और दो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH कहेंगे, के श्रवण को उद्दीपित करता है। तो ध्यान दीजिए, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये क्या करता है कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, और काम कहाँ करता है, हमारे
पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन में, पीयूष ग्रंथि जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उसमें 2 भाग होते हैं। आगे वाला भाग को एंटीरियर पिट्यूटरी, पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में ये काम करता है GnRH हार्मोन, और ये क्या करता है 2 प्रकार के हार्मोन को रिलीज करवाता है। कौन कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनके श्रवण को यानी सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देता है। अब देखिए LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजन्स के संश्लेषण और श्रवण को उद्दीपित करता है। तो जो LH होता है हमारा, ये क्या करता है कि लीडिंग सेल होती हैं उन पर काम करता है और एक एंड्रोजन नामक हार्मोन होता है जिसके सिंथेसिस और श्रवण यानी निर्माण भी करता है, उसको सिक्रीट भी करने का काम करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्राणुजन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। तो इसके बदले में जो पुंजन है शुक्राणुजनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। पुंजन मतलब एंड्रोजन। तो एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को इंड्यूस करता है। और जो LH है हमारा, LH जो है, LH क्या करता है, LH और FSH, LH लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजन के संश्लेषण और श्रावण को उद्दीपित करता है। और इसके बदले में जो एंड्रोजन है, पुंजन जिसको कहते हैं, शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान दीजिए, ये गलती हो जाती है थोड़ा। स्पर्मियोजेनेसिस को उद्दीपित करता है, शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस को, नॉट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो हार्मोन है इन सब के बारे में ध्यान देना है। तो फिर से क्रम देखिए, क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस से GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है कि उसी ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो पिट्यूटरी में 2 भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अग्रभाग पश्चभाग। तो अग्रभाग यानी एंटीरियर पिट्यूटरी में काम करता है और वहां से क्या कराता है कि 2 प्रकार के हार्मोन निकलवाता है। कौन कौन से? LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या करता है कि जो LH होता है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये लीडिंग सेल पर काम करता है और एंड्रोजन का सिंथेसिस करता है और सिक्रीशन को भी उद्दीपित करता है, यानी उसके स्राव को भी इंड्यूस कर देता है। और इसके बदले में एंड्रोजन क्या करता है, शुक्रजनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। तो ध्यान दीजिए, जो एंड्रोजन सिक्रीट होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की देन है और एंड्रोजन ही नाम है एंड्रोजन, एंड्रो मतलब मेल। तो एंड्रोजन क्या करता है कि शुक्राणु जनन यानी स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया को इंड्यूस करता है, यानी होने के लिए प्रेरित करता है हमारे बॉडी को। अब देखिए FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के श्रवण को उद्दीपित करता है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो देखिए LH की बात तो हो गई थी, लेकिन एक हमारे पास बचा था क्या, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वो क्या करता है कि सर्टोली सेल पर काम करता है और कुछ घटकों के श्रवण को उद्दीपित करता है जो शुक्राणु जनन यानी स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया में सहायता करता है। अब देखिए नीचे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, आगे क्या बता रहा है इसको ध्यान देते हैं। कह रहा है आइए हम एक शुक्राणु की संरचना की जांच करें। यह एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है यानी माइक्रोस्कोप द्वारा देखी गई है, जो एक शीर्ष यानी हेड, नेक और मिडिल पीस और एक पूंछ यानी टेल की बनी होती है। तो देखते हैं थोड़ा यह शुक्राणु है, इसकी संरचना इंग्लिश में देखेंगे। देखिए सारी चीजें इंग्लिश में करिए, हिंदी में कंफ्यूजन होता है। अब देखिए अंग्रेजी में देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस लिखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और हिंदी में शुक्राणु जनन लिखा है। तो शुक्राणु जनन का तो स्पर्मियोजेनेसिस मतलब होगा।
इसीलिए कहते हैं हिंदी वाली में ज्यादा विश्वास मत करिए। देखिए यहाँ पर शुक्राणु जनन लिखा है, शुक्राणु जनन, और शुक्राणु जनन का मतलब स्पर्मियोजेनेसिस है, ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस तो पूरी प्रक्रिया है। और अंग्रेजी वाली में देखिए, इसीलिए हम इंग्लिश वाली बुक को हमेशा प्रीफर करते हैं। यहाँ पर देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस लिखा है, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ध्यान दीजिए, शुक्राणु जनन नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस को उद्दीपित करता है। तो यहाँ जहाँ हम स्पर्मियोजेनेसिस बोल दिए हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। ये तो सही है। यहाँ नीचे जो हमने पढ़ा है, ये शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो शुक्राणु जनन नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। युग्मक जनन जिसको कह रहे हैं, गैमिटोजेनेसिस। तो जब स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, और स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस है। और ये जो हमारा ये है स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो ये जितने हार्मोन है स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं, ना कि स्पर्मियोजेनेसिस। भाई स्पर्मेटिड बनने के लिए भी तो इन्हीं को काम करना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग इस फिगर को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये स्पर्म का फिगर है शुक्राणु का। तो इसमें हेड होता है, फिर ये नेक होती है, टेल होता है, सिर, गर्दन, पूंछ, और ये मिडिल पीस, मध्य वाला भाग। अब हेड में देखिए भाग होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ऊपर, एक झिल्ली होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कोई चीज हम मंगाते हैं तो पन्नी में पैक होकर के आता है, तो नेचर ने भी पन्नी में पैक करके इसको भेजा है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली होती है, इसके पीछे एक क्रोमोसोम होता है। और ये देखिए न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। ये न्यूक्लियस होता है नाभिक, जिसमें क्रोमोसोम के पदार्थ पाए जाते हैं। गर्दन है, मिडिल पीस है, यहाँ पर माइटोकांड्रिया पाई जाती हैं, एनर्जी सोर्सेज फॉर स्विमिंग। माइटोकांड्रिया में एटीपी पाया जाता है। एटीपी ऊर्जा का स्रोत है, उसी ऊर्जा के स्रोत से ये योनि में तैर करके गर्भाशय तक पहुंचता है। वो काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको ध्यान देना। ये पूंछ है, पूंछ की सहायता से तैरता है। तो सारी चीज पढ़ ली है, हिंदी वाले अपना हिंदी में हमने लगभग बता दिया है। कह रहा है एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया यानी बॉडी को आवृत रखती है, मतलब ढके रहती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घकृत यानी इलांगेटेड आगुणित केंद्रक यानी हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। जाहिर बात है कि शुक्राणु हमारा अगुणित है, तो इसका केंद्रक भी अगुणित ही होगा। तो ध्यान दीजिए कि इसमें आगे अगुणित केंद्रक होता है। तो इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना है कि एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया यानी बॉडी को आवृत किए रहती है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत यानी इलांगेटेड अगुणित केंद्रक यानी हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है तथा इसका अग्रभाग एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है, जिसे अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम कहते हैं। ये अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम कहलाता है। और ये जीव द्रव्य कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या प्लाज्मा झिल्ली ऊपर एक झिल्ली चढ़ी रहती है। तो आगे वाले भाग को एक्रोसोम कहते हैं। यह अग्रपिंडक उन प्रकीर्णों यानी एंजाइम से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो एक्रोसोम है हमारा आगे वाला ये भाग है जिसको एक्रोसोम कहते हैं, इसमें एक एंजाइम भरा रहता है। वो एंजाइम क्या काम करता है?
ओवम के फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं, यानी अंडाणु या ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब देखें, शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्र कणिकाएं यानी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा। तो ये पावर यानी ऊर्जा प्रदान करती है शुक्राणु के चलने के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? असंख्य होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में सूत्र कणिका, जिसको अंग्रेजी में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये देखिए बनी हुई है, मध्य खंड यानी मिडिल वाले पीस में पाई जाती है, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनता है। किसके कारण? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान दीजिए, पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरे कलर से अंडरलाइन करिए, मध्य खंड में। तो पूंछ को गति प्रदान करने में हेल्प करते हैं। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि मैथुन क्रिया के दौरान यानी सेक्स के दौरान, कॉपुलेशन के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। सामान्य उर्वरता यानी अबंधता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि जो मेल होता है पुरुष, वो मैथुन के समय यानी कॉपुलेशन के दौरान या सेक्स के दौरान 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है, यानी इजैकुलेट करता है, बाहर निकालता है। और सामान्य रूप से अगर उसमें फर्टिलिटी है, अबंधता है, उर्वरता है, तो लगभग 60% शुक्राणु जो होते हैं वो सामान्य आकार और आकृति वाले होते हैं। 40% इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन 60% अच्छे सामान्य आकार वाले होते हैं। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। और ये जो 60% सामान्य आकार और आकृति वाले होते हैं, इन 60 में से 40% क्या होते हैं? हमारे जनन क्षमता के साथ साथ इनमें गतिशीलता तीव्र होती है, यानी तेजी से गति करते हुए अंडाणु तक पहुंचते हैं, यानी ओवम तक पहुंचते हैं। ये गुणवत्ता इसमें होती है। तो अभी हमने शुक्राणु के बारे में पढ़ा। अब आगे आ जाता है शुक्र जनन के बारे में, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो शुक्र जनन नलिकाएं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मोचित यानी रिलीज शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित ट्रांसपोर्टेड होते हैं। हिंदी में वाहित, अंग्रेजी में ट्रांसपोर्टेड। तो वही कह रहा है कि शुक्र जनन नलिकाएं जो हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिनको कहते हैं, स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी शुक्र जनन नलिका से निकलते हैं, ट्रांसपोर्टेड टू सहायक नलिका यानी एसेसरी डक्ट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, यानी भेजे जाते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पुरुष ग्रंथियों का स्रावण भी आवश्यक होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैचुरेशन और गतिशीलता के लिए कौन कौन से? शुक्रवाहक, शुक्राशय और पुरुष ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड, और अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस। इनको सबको हम इंग्लिश में देखते हैं क्योंकि इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो कह रहा है कि सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण, वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहक एवं सेमाइनल वेसाइकल यानी शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका है सेमाइनल वेसाइकिल, शुक्राशय कहेंगे, सेमाइनल वेसाइकिल को शुक्राशय कहेंगे। तो शुक्राशय एंड प्रोस्टेट
पुरुष ग्रंथि मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड आर इसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये भी आवश्यक है स्पर्म के यानी शुक्राणु के परिपक्व होने और उसकी गतिशीलता के लिए। आप ध्यान दीजिए, शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य यानी सीमेन बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो सीमेन होता है जिसको वीर्य कहते हैं, इसमें प्लाज्मा भी होता है, तरल पदार्थ जो होता है प्लाज्मा। तो वो प्लाज्मा जो है मिल करके शुक्राणुओं के साथ क्या बनाता है, वीर्य बनाता है, जिसको सीमेन कहते हैं। पुरुष की सहायक नलिकाओं यानी एसेसरी डक्ट और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन यानी एंड्रोजन बनाए रखता है। तो मेल में जो एसेसरी डक्ट हैं उनकी ग्लैंड को सुचारू रूप से कार्य करते रहने के लिए जो टेस्टिकुलर हार्मोन है, वृषण हार्मोन है, जिसको एंड्रोजन कहते हैं, वो सही से कार्य करती रहे सहायक नलिकाएं, तो इनके कार्य को मेंटेन रखता है। कौन, एंड्रोजन। एंड्रोजन निकलता कहाँ से है, वृषण हार्मोन है, तो वृषण से निकलेगा। पीछे हम लोग इसका डिटेल पढ़ चुके हैं। वृषण मतलब टेस्टिस। अब देखें आगे आ जाता है, अभी हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, यानी स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म यानी शुक्राणु का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस है। इसी प्रकार से oogoनियम से ओवम का बनना oogenesis है। तो अब चूंकि ये लंबा होता जा रहा है, इसको अलग से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए था, एक साथ दे दिया है। तो कहने का मतलब अभी हमने गैमिटोजेनेसिस इसके दो पार्ट हो जाएंगे। युग्मक जनन, अब युग्मक में एक मेल होता है एक फीमेल, तो मेल गैमीट की जब जेनेसिस होगी तो मेल वाले को स्पर्म कहते हैं, तो बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमीट को ओवम कहते हैं, अंडाणु, तो उसका जब निर्माण होगा तो बोलेंगे oogenesis। तो अभी आज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा है, अब आगे हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। अब देखिए, अगर शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन या अंड जनन इसको अलग अलग किया होता तो यहाँ एक हेडिंग बन जाती। अब चूंकि ये पूरा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।